अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक से रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी स्टेटमेंट के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है? वो ये है कि जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, वो क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। अब ये किस तरह, क्या मतलब भाई, आप फर्ज किया कि ये हमारे पास डस्टर है एक, जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो इसमें क्या होती है, एक चेंज इन वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाती है। पहले रेस्ट पे थी, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, मगर जब मैंने इस पर फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये क्या कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। अब जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा कवर हो चुका है। वो ये है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होती है। और एक और पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ, वो ये है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, कि जो उसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की। वो किस तरह? अब ये हमारे पास एक बॉडी है, इस पर मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूँ तो आपके लिहाज से किस तरफ मूव करेगी, इसी जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ मूव करेगी, और इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो भी उसी रुख में प्रोड्यूस होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। तो अगर अब मैं डायरेक्शन फोर्स की चेंज करता हूँ तो क्या एक्सेलरेशन इस तरफ प्रोड्यूस होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरफ फोर्स होगी, आपने याद रखना, जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। बेशक वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, जिस तरफ मर्जी हो, एक्सेलरेशन जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। बस ये आपने पॉइंट याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, एक्सेलरेशन का, वो डायरेक्ट रिलेशन होगा उसका फोर्स के साथ, और इन्वर्स रिलेशन होगा मास, बॉडी के मास के साथ। अब ये किस तरह, ये मैं आपको एक दो केसेस हैं उसके ज़रिए समझाता हूँ। पहला केस है केस 1। इसमें क्या है, हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक है हमारे पास 5 kg का ऑब्जेक्ट, दूसरा है 5 kg का। हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, कितने, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाते हैं, और इस ऑब्जेक्ट पे हम लगाते हैं 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड की फोर्स। तो अब अगर हम इस केस में देखें तो दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं वो बिल्कुल सेम है, इक्वल हैं, मगर जो इनकी फोर्सेस हैं वो, उन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। अब इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कौन ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। अगर अभी एक सवाल करते हैं कि इनमें से, इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा एक ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। सीधी सी बात है, नज़र आ रहा है कि जिस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी वो ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगा, और जिस पे कम फोर्स लगेगी वो कम एक्सेलरेट करेगा। उसकी जिस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और जिसमें कम फोर्स लगेगी उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी उसमें कम प्रोड्यूस होगी। तो इससे हमें एक रिलेशन सिंपली पता चलता है, वो ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ। जितनी ज़्यादा फोर्स बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो अब मैं आपको दूसरा केस समझाता हूँ। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2। वो ये है कि अभी उसी तरह हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो है 10 kg का, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास 20 kg का, और फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं वही 10 न्यूटन। अब अगर हम इस केस में ऑब्ज़र्व करें तो उसी तरह अगर हम देखें तो इसमें जो फोर्स है वो सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो सेम लग रही है, मगर इनका जो मास है वो डिफरेंट है। क्या, एक में 10 है और एक में 20 kg है। तो अगर कोई अभी हमसे पूछते थे अब किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगी, तो इसमें सीधी सी बात हमें नज़र आ रही है कि फोर्सेस सेम है, मगर जो इनके जो मैसेज हैं वो डिफरेंट है। अब जो 20 kg का जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स मतलब कि वही लग रही है, मगर उस पर थोड़ा ज़्यादा
फोर्स लगाने की कोशिश करनी पड़ रही है, और इसमें जो है कम है तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो इसमें होगी इसकी निस्बत जो 20 kg वाला है उससे ज़्यादा होगी, और इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। अब जिसमें ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी होगी उसमें एक्सेलरेट वो ज़्यादा करेगा। अब इस रिलेशन से हमें मालूम हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो सिंपली क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है उसका मास के साथ, मास ऑफ द बॉडी के साथ। तो ये दो केसेस है जिसके ज़रिए हमने ये जो आखिरी पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ, और उसका इन्वर्स रिलेशन है मास ऑफ द बॉडी के साथ। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, ये हमें स्टेटमेंट इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको इसी दो केसेस के ज़रिए जो हमारे पास ये दो पॉइंट आए हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन है मास के साथ, अब इसको मैं आगे ले के चलता हूँ। तो पहले केस में आया था हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ, और दूसरे केस में हमारे पास आया था एक्सेलरेशन है उसका इन्वर्स रिलेशन है मास के साथ। इससे हम कह देते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसे हम कह देते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे कंबाइन कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करेंगे तो देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या आता है। जब हम कंबाइन करेंगे तो ये डायरेक्ट फोर्स के साथ हो जाएगा और इन्वर्स मास के साथ हो जाएगा। इसके बाद स्टेप ये होगा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट F/m। उसी तरह तो ये K जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली K की जगह 1 आएगा F/m। अगर हम अब ये इक्वेशन टाइप आ गई है तो अगर हम यहाँ से फोर्स की क्या करना चाहें, वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये आ जाती है, ये m उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपली मेरे भाइयों आपके पास आ गई है फोर्स की एक सिंपली सी डेफिनेशन F=m में। तो इससे हमें फोर्स की पिछले जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फोर्स जो है वो बॉडी की स्टेट चेंज करती है, वो एक अलग डेफिनेशन थी। तो इसमें अगर हम देखें तो फोर्स की एक और नई डेफिनेशन हमें मिल गई, वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड फोर्स। तो अब हम इसके बाद अगर हम क्या करें कि इसकी यूनिट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि फोर्स की यूनिट्स क्या है। इक्वेशन क्या आई थी, F=ma। तो यहाँ हम देखें तो जो मास की यूनिट होती है वो kg होती है, और एक्सेलरेशन की जो हमारे पास यूनिट होती है मीटर/सेकंड²। ये होता है फोर्स की इस इक्वल टू न्यूटन, जिसे हम कहते हैं n। तो ये हमारे पास इसे हम कहते हैं ये है SI यूनिट, किसकी, फोर्स की हमारे पास आ गई SI यूनिट। हमने इधर से फोर्स की डेफिनेशन, एक नई डेफिनेशन पता लगी हमें इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, और दूसरी हमने स्टेटमेंट को डिस्कस किया है, और तीसरा ये है कि हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया जिसके ज़रिए हमारे पास आया F=ma, और इसकी हमने SI यूनिट निकाल दिया। तो अब तो हो गया ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसमें वो बहुत ही ईजी सा है, इतना मुश्किल नहीं है, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लाजमी डिस्कस करने हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले हम उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि उसकी स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। उसकी स्टेटमेंट में बताया गया कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के ज़रिए। वो ये है कि हमारे पास एक बॉल है और ये एक वॉल है, तो हम क्या करेंगे, ये बॉल जो है थ्रो करेंगे वॉल पर। जब बॉल जो है हिट करेगी वॉल को तो वापस आ जाएगी, हमारे पास वापस आ जाएगी। तो अब इस
जो एग्जांपल में ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरह अप्लाई हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह अप्लाई हुआ है। तो जब ये बॉल ने वॉल को हिट किया तो इस बॉल ने एक एक्शन किया, तो बदले में वॉल क्या करेगी, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी बॉल पर। तो अब इसमें जो एक्शन और रिएक्शन है ये दोनों एक फोर्सेस हैं, ये दोनों एक फोर्सेस हैं। अब जो एक्शन फोर्स होती है वो फोर्स होती है जो फर्स्ट बॉडी जो है वो सेकंड बॉडी पे अप्लाई करती है, और जो इसमें रिएक्शन फोर्स है वो क्या होती है, वो सेकंड बॉडी अप्लाई करती है फर्स्ट बॉडी पे। अब हमने समझ लिया, इसमें एक और पॉइंट भी समझ लिया, वो क्या है, एक्शन फोर्स क्या होती है, रिएक्शन फोर्स क्या होती है। और अब जो हमने चीज़ पढ़नी है कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल किस तरह होता है। अब मैग्नीट्यूड इक्वल किस तरह होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। वो ये है, फर्ज किया कि हमारे पास एक बैलून है, उसके अंदर एक एयर फिल कर दी है। तो जब हम इस बैलून को लूज़ करेंगे तो इसमें से जो एयर फिल हुई होगी वो इसमें से निकलना शुरू कर देगी। तो जैसे हम देखते हैं कि हम जहाँ बैलून में से जब एयर निकलती है तो बैलून ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो इसमें जो एयर है वो क्या कर रही है, एक एक्शन कर रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन में बैलून क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अब जो एयर है जितना एक्शन हो रहा है मैग्नीट्यूड में उतना ही रिएक्शन हो रहा है। अब इससे हमें इस एग्जांपल से हमें ये पता चल गया कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का वो इक्वल होता है। जितना एक्शन हो रहा होगा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा। जितनी वॉल निकलेगी उसके बदले में बैलून ऊपर जाएगा। अब एक्शन क्या कर रहा है इसमें, रिएक्शन कौन कर रहा है, एक्शन ये एयर कर रही है, और रिएक्शन कर रहा है ये बैलून ऊपर जा रहा है। तो ये भी हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया कि ये इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। अब बट ऑपोजिट इन रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि उसी तरह बॉल की एक मैंने एग्जांपल दी थी। अब मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। हम क्या करें, ये वाली क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है इस पर। जैसे इसने हिट किया तो बदले में ये क्या करेगी, रिएक्शन फोर्स, ये इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसने जो फोर्स अप्लाई की एक्शन वो इस डायरेक्शन में होगी। अब दोनों की अगर हम डायरेक्शन देखें तो वो ऑपोजिट हैं, एक ही ये है और एक ही ये है। तो इससे ये भी चीज़ हमें पता चल गई कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड में होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। अब एक और मेन पॉइंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, वो ये है कि अब बॉल जो हमने थ्रो की थी वो हिट होके वापस होगी, आगे हमारे पास एक्शन हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ये तो अभी हमारे पास वापस नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी आई ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट मेन है, वो ये है कि बॉल तो हमारे पास इजीली वापस आ गई थी, ये हमारे पास क्यों नहीं वापस आई। अब वो ये है कि एक्शन रिएक्शन तो हुआ है इसमें, एक्शन रिएक्शन जैसे ही ये टकराया एक्शन और रिएक्शन उसी टाइम होगा। अब ये नहीं कि जितनी बॉल हमारे पास आती जाएगी रिएक्शन होता रहेगा। जैसी बॉल के साथ उसने हिट किया तो एक्शन और रिएक्शन होकर उसी टाइम उसी पॉइंट पे ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा जो इसमें एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो ये है कि क्या एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे होगा। मेरे लिहाज से तो इस तरह बिल्कुल नहीं। तो आपके लिहाज से भी आप यही सोच रहे होंगे नहीं हो सकता। वो ये है क्योंकि अब बॉल जो है, अब बॉल पे एक्शन हो उसी पे रिएक्शन हो, ये तो हो नहीं सकता। बॉल क्या करेगी, एक बॉडी एक्शन करेगी जिसके बदले में रिएक्शन होगा। अब एक ही बॉडी है, वो किस तरह उसी पे ही एक्शन हो जाए और वो ही रिएक्शन करे, इस तरह तो हो नहीं सकता। ये भी एक पॉइंट था मेन, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आखिर में जो है ये इक्वेशन मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्शन है, एक्शन फोर्स, और ये है रिएक्शन फोर्स। अब ये नेगेटिव क्या है, ये हमें क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे मगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। जिस तरह मैंने इधर बताया था, बोर्ड अब इस तरह फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये जो बॉडी होगी, ये वाली जो बॉडी है इस तरह अप्लाई करेगी और बोर्ड क्या करेगा, इस तरह अप्लाई करेगा। ये भी इक्वेशन थी एक, ये क्लियर होगी हमारे लिए। तो आज की वीडियो में जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो ये थी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।